प्रिय छात्रों, अभी तक हम लोगों ने तीनों क्षेत्रकों की तुलना, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन और अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, इस बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, इस टॉपिक पर बात करेंगे। वास्तव में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कृषि क्षेत्र में आपने देखा कि किस प्रकार की अल्प बेरोजगारी है या प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको आप कहते हैं। कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जो सामान्य रूप से देखने में बेरोजगारी प्रतीत नहीं होती है। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है। आपने कृषि के क्षेत्र में जो दो उदाहरण लक्ष्मी के खेतों को लेकर देखा था कि किस प्रकार से कुएं का निर्माण करने के लिए उसने सरकार से कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है या किया, तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी। उसी को यहाँ पर वो रिपीट किया है कि मान लीजिए 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों तक रोजगार प्रदान कर सकता है, अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपने ज़मीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है, तो इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे। अगर उसके व्यक्तिगत कुएं के लिए उसने बैंक लोन लिया और कुआं खोदकर अपने सिंचाई के साधन को उपलब्ध किया, तो कह रहा है कि केवल 2 लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन यदि सिंचाई के लिए कोई दूसरी अन्य व्यवस्था यदि की जाती है, जैसे किसी नए बांध का यदि निर्माण किया जाता है, तो इसमें रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, क्योंकि बांध बनेगा, बांध बनाने में लोग लगेंगे, साथ में उस बांध से अधिक लोगों के खेतों की सिंचाई हो सकेगी और उस सिंचाई के निरीक्षण और उसके देख रेख के लिए भी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से रोजगार का अतिरिक्त सृजन
हो सकता है। अगर कृषि क्षेत्र में इस तरह के सुधार होते हैं तो स्वाभाविक है कि एक परंपरागत ढंग से जो कृषि हो रही है उसमें अगर नई तकनीक का इस्तेमाल होता है और कृषि के सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो स्वाभाविक है उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो अपनी आवश्यकता से अधिक यदि उत्पादन हुआ तो उसको वो अपने किसी न किसी नज़दीकी शहर में ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसे निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से वो केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। खेती करने के लिए उसे बीजों, उर्वरक, कृषिगत उपकरण और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी ज़रूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा जिसे ऊंचे ब्याज दर पर उसे वापस करना पड़ता है। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है, अर्थात उसकी क्रेडिट पर कोई बैंक अगर उसे लोनिंग करता है तो वह इन सब चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। साख मतलब क्रेडिट, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड आजकल बन रहे हैं। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसी कारण से बनाए जाते हैं। किसानों की एक क्रेडिट होती है उनके ज़मीन के, जिसका मूल्यांकन करके बैंक उनको सस्ते ब्याज दर पर लगभग 4% के ब्याज दर पर किसानों को बैंक जो है लोन मुहैया कराते हैं। तो इस तरह से पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की ज़रूरत है और वो प्रदान जो है किया भी जा रहा है। अब एक दूसरा तरीका बता रहा है समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकें। ये सारी बातें सैद्धांतिक रूप से की जा रही हैं, कहीं कहीं व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग भी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए किसान अरहर और मटर उपजाने का निर्णय करते हैं और इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहर में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। शीत भंडार गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वह अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकें और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सके। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सके। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल
गेहूं, टमाटर और फल इत्यादि जिससे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। कहने का मतलब यह है कि कृषि उत्पादित वस्तुओं के लिए यदि उसी क्षेत्र में उसके भंडारण और प्रसंस्करण माने उनके रख रखाव, जैसे जितनी भी फसलें होती हैं वो रख रखाव के अभाव में सामान्यतः खराब हो जाती हैं, लेकिन जब भंडारण की सुविधा होगी और उनके प्रसंस्करण की सुविधा होगी, साथ ही साथ ऐसे छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग जिसको आप कहते हैं, उसके लिए यदि वो बड़े बड़े उद्योगों में उनका निर्माण न हो करके, जैसे टमाटर के जो केचप बनते हैं, आलू के तमाम तरह के जो बड़े बड़े कल कारखानों में चिप्स बनते हैं, वो सब अगर छोटे पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब चीज़ों को बनाने की अगर सुविधा प्रदान किया जाए या प्रोत्साहन दिया जाए, तो इससे कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सकता है। जैसे विभिन्न प्रकार के अचार बनाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टमाटर का केचप, आलू का पापड़, चिप्स, इन सब से रोजगार का, अतिरिक्त रोजगार का सृजन करके कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी को या समूल बेरोजगारी को भी दूर किया जा सकता है। अब इसमें एक विचारणीय प्रश्न है, अपने अपने क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार अथवा अल्प बेरोजगार हैं, उनके लिए आपके पास क्या उपाय है जिस पर अमल किया जा सके और उनकी बेरोजगारी को दूर किया जा सके। अब यहाँ पर एक आंकड़ा आ रहा है कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 47% बच्चे हैं। इनमें से 52% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं, जो कि बड़ी खराब स्थिति है। इसीलिए शिक्षा के प्रति ऐसे सामान्य रूप से देखने में तो लगता है कि अब सभी लोगों तक शिक्षा की पहुंच हो गई है, लेकिन जो ये आंकड़े बताते हैं, इस आधार पर जो है सरकार और सामाजिक संस्थाएं भी प्रयासरत हैं। और क्या प्रयासरत हैं? स्कूल चलो अभियान, मिड डे मील योजना, मुफ्त शिक्षा, इस तरह की तमाम योजनाएं और कमज़ोर आय वर्ग और वंचित तबके के लोगों के लिए छात्रवृत्ति, तमाम तरह की योजनाओं
को लागू करके शिक्षा के प्रसार पर काम किया जा रहा है, फिर भी अभी जो अपेक्षित सुधार होना चाहिए उस सुधार तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। तो 52% विद्यालय जाते हैं, बाकी विद्यालय नहीं जाते हैं। तो वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिक बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक स्कूल, कॉलेज, अध्यापक और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। अब योजना आयोग जो कि अब नहीं है, योजना आयोग को आप लोगों को 9th में ही बताया था कि योजना आयोग के जगह जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, जो यह योजना आयोग 5 सालों के लिए योजनाएं बनाती थी, उस योजना आयोग को भंग करके यहाँ पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। लेकिन जब तक ये आयोग था 11वीं पंचवर्षीय योजना तक 2014 तक, उसका एक अध्ययन है कि अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। यह अध्ययन है, यह सैद्धांतिक एक अध्ययन है। उनका आंकड़े किस तरह से निकाले हैं इसके विषय में तो नहीं दिया है कि केवल शिक्षा का ही क्षेत्र ऐसा है जिसमें लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। लेकिन आज स्थिति क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं और जो अवकाश प्राप्त हो रहे हैं, उनके जगह खुद नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। स्थिति ये है, व्यवहारिक पक्ष जो है। इसी प्रकार ये शिक्षा के क्षेत्र में दे रहा है कि 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि स्वास्थ्य की स्थिति सुधारना है और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले और अधिक डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सैद्धांतिक रूप से कुछ ऐसे तरीके ये बता रहे हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में सक्षम होंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि रोजगार दिनों प्रतिदिन वो घटता ही जा रहा है। वो किसी भी क्षेत्र का रोजगार हो, चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे वो तृतीयक क्षेत्र का रोजगार हो। उसी तरह से यहाँ पर इस बात की चर्चा है कि पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग, जैसा मैं ऊपर अभी बताया कि छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से भी रोजगार का सृजन हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ दे रहे हैं कि योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। 35 लाख से अधिक प्रति वर्ष, ये पूरे कई वर्षों का नहीं, केवल प्रति वर्ष का आंकड़ा है कि एक वर्ष में 35 लाख से अधिक लोगों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। तो 35 ऊपर 20, 55 लाख,
इस तरह से अगर रोजगार का सृजन व्यवहारिक पक्ष में हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बेरोजगारी की किसी प्रकार की समस्या अपने देश में रह पाएगी। और इन्हीं सब को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया, जिसमें 130 अन्य जिले जोड़े गए। 1 अप्रैल 2008 से शेष ग्रामीण क्षेत्रों में काम शुरू किया गया। वह कानून क्या था? नाम आप लोगों ने सुना होगा, मनरेगा। ये जो यहाँ आपको नाम दिख रहा है, उसका नाम बदल करके मनरेगा रख दिया गया है। और बहुत लोग आलोचनात्मक रूप से कहते हैं कि मन को रेंगने वाला। क्यों कहते हैं, उस पर अगर विषय आया तो चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसी का नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, जिसको शॉर्ट में हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। इस मनरेगा में क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक जॉब कार्ड बनता है। जॉब कार्ड उसका बनता है जो बेरोजगार होता है और कमज़ोर आय वर्ग से आता है, कमज़ोर तबके से आता है, आर्थिक स्थिति जिसकी बहुत ही बिलो होती है। कहने को तो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं और जो बेरोज़गार होते हैं, ऐसे लोगों का जॉब कार्ड बनता है। और उस जॉब कार्ड धारी लोगों को ही ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत का काम होता है। जो ग्राम पंचायत होती है, वह ग्राम पंचायत उनको रोजगार उपलब्ध कराए। यदि वह रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो भी सरकार पूरे वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इसलिए इसका नाम रोजगार गारंटी योजना रखा गया। 100 दिन के रोजगार की गारंटी वो देती है। और इस 100 दिन की गारंटी का मतलब कि अगर इस 100 दिन के लिए रोजगार नहीं भी मिलता है तो एक प्रकार से उसको भत्ते के रूप में सरकार भुगतान करती है। रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी, माने उन 100 दिनों का प्रतिदिन के हिसाब से जो भी धन तय है वह उस जॉब कार्ड धारक को सरकार मुहैया कराती है। अब यदि यहाँ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को काम का अधिकार क्यों कहा गया, तो काम का अधिकार इसलिए कहा गया कि इसमें अनिवार्य कर दिया गया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो भी काम होगा उस काम को जो जॉब कार्ड धारक हैं उन्हीं से काम करवाया जाएगा। यह अनिवार्यता कर दी गई। और साथ ही यदि मान लीजिए कि पूरे वर्ष काम नहीं वो कर पाए या काम नहीं पंचायत उनको उपलब्ध कराई तो भी 100 दिन का भुगतान सरकार उनको करती है। इसलिए इसको काम का अधिकार कहा गया। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है कि आप ग्राम के प्रधान हैं
और उस हैसियत से कुछ ऐसे क्रियाकलापों को आप सुझाव दीजिए जिसे आप मानते हैं कि उससे लोगों की आय में वृद्धि होगी और उसे इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। अब एक ग्राम प्रधान से आप चर्चा करके जो है अपना एक्टिविटी जो है कर सकते हैं। अब शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है, तो शहरी क्षेत्रों में उसको रोजगार की वृद्धि करने के लिए एक तो शहरों में किस प्रकार का उद्योग लग सकता है, उन शहरों में आसपास उद्योग के लिए किस प्रकार की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए उद्योगों का सृजन हो सकता है जिससे रोजगार की वृद्धि हो सकती है। असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं या दैनिक जो काम वैयक्तिक काम करते हैं, उनके काम को प्रोत्साहित करके या उनको सरकार के द्वारा उनको सहायता प्रदान करके जो है उनके कार्य में वृद्धि कर सकते हैं। और जब उनके कार्य में वृद्धि होगी, उनके काम में विस्तार होगा, तो वहाँ पर स्वाभाविक है रोजगार का सृजन होगा और उसमें और लोग भी नियोजित हो सकते हैं। नेक्स्ट कंटेंट हम लोगों का संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन। संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर रोजगार की निश्चितता होती है और वहाँ पर पूरे वर्ष या कह सकते हैं हमेशा के लिए रोजगार होता है, उसको हम संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र हम उसे कहते हैं जहाँ पर रोजगार की अनिश्चितता बनी रहती है। आज रोजगार है, कल नहीं है। अब यहाँ पर कांता के रूप में एक कहानी दी गई है कि कांता और भी चीज़ें हैं संगठित असंगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्रों में एक नियम होता है, कुछ शर्तें होती हैं, उस आधार पर काम होता है, उसको हम लोग अभी नीचे देखते हैं। कांता के रूप में एक उदाहरण, एक स्टोरी के रूप में कि कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। यह संगठित क्षेत्र की बात कर रहा है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। सवेतन माने जिस दिन अवकाश है उस दिन का भी वेतन बनता है। ये संगठित क्षेत्र की बात कर रहा है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। मतलब संगठित क्षेत्र में एक निश्चित
समय होता है, संगठित क्षेत्र में एक प्रत्येक माह का एक वेतन निश्चित होता है। वेतन के तहत जो है भविष्य निधि, जिसको फंड कहते हैं, वो फंड भी प्राप्त करती है, चिकित्सीय सुविधा मिलती है उसको। और अगर अवकाश का दिन है या वह अवकाश लेती है, कुछ अवकाश निर्धारित होते हैं लेने के, जो अवकाश वो लेती है उस अवकाश में भी उसको वेतन मिलता है। और नौकरी जब उसने प्रारंभ की तो उसको नियुक्ति पत्र दिया गया जिसमें कुछ शर्तें थी। ये सारी चीज़ें संगठित क्षेत्र के अंतर्गत, संगठित क्षेत्र का जो नियोजन है, रोजगार है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं पर एक कमल की कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें कमल एक असंगठित क्षेत्र में काम करती है कि कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और समय 8 बजे तक काम करता है। समय का बंधन तो यहाँ पर भी है, लेकिन उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की उसे मजदूरी नहीं मिलती, उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता, उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है नियुक्ति का, और उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। तो यह जो कांता की कहानी है यह असंगठित क्षेत्र की है। और ऊपर जो यहाँ पर कांता की कहानी वो संगठित क्षेत्र की है, और कांता का जो पड़ोसी कमल है उसकी कहानी असंगठित क्षेत्र की है। और इस संगठित और असंगठित क्षेत्र के विषय में चर्चा हम लोग अगले दिन फिर से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।